तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मूल विधि का अगला चैप्टर। दोस्तों इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़े थे ये आईपीसी सीआरपीसी के से रिलेटेड जो चैप्टर था उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। अब दोस्तों आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं वो महिलाओं और बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित विविध प्रावधान के बारे में ये चैप्टर बताया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और ये यूपीएसआई में आने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें जो धारा है, सेक्शन है, ये आने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उपदेश क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना, ये पहला हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दो के दोनों सही हो जाएगा। ये दोस्तों दहेज जो है ये एक रोकथाम के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में ये अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम में दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ये दहेज लेने और देने पर जो है रोक लगाना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। अगर हम बात करें इस अधिनियम को जो है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब मिली? इसका जो स्वीकृति मिली 20 मई 1961 में इस अधिनियम को जो है स्वीकृति मिल गई थी और यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू हो गया था और 1 जुलाई 1961 को लागू हो गया था और ये स्वीकृत राष्ट्रपति द्वारा 20 मई 1961 को ये राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया था। और एक चीज़ और इसमें हम बता दे रहे हैं, हरवंश सिंह बनाम जो है एक गुप्तचरण कौर के वाद में ये निर्धारित किया गया जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। कहने का मतलब ये है जहां पर अगर दहेज की मांग हुई वहां पर एक अपराध जो है होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दहेज की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? यहाँ पर पूछा है दहेज की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई? धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। ये धारा 2 में बताया गया है कि दहेज लेना और देना एक तरीके का अपराध है, ये दहेज की धारा 2 में बताया गया है। और यहाँ पर ये भी बता दें 1961 में ये बताया गया है कि अगर दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या कोई मूल्यवान वस्तु इससे जो अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी भी समय विवाह के पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है दहेज के लिए किया जा रहा है तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 इस पर लागू होगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दहेज निम्न में से दहेज में क्या शामिल नहीं है? अगला क्वेश्चन है दहेज में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा चीज़ शामिल नहीं है? मेहर जो है दहेज में शामिल नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेहर ये जो है दहेज में शामिल नहीं है। अब ये भी बता दे रहे हैं इसमें दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम की धारा 2 थी उसमें दहेज में उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम सुई विधि या शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, बस मुस्लिमों के अंतर्गत मेहर शामिल नहीं, बाकी और सभी वर्गों के अंतर्गत मेहर शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? यानी कि कब जो है ये स्वीकृत किया गया। ठीक है, ये अधिनियमित हुआ 20 मई 1961 को। ठीक है, 20 मई 1961 को ये अधिनियमित हो गया था। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है, किस में दिया गया है? आईपीसी की धारा 30 में, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार मूल्यवान प्रतिभूत का पद का अर्थ वही है जो भारतीय आईपीसी की धारा 30 में दिया गया है। ठीक है, तो ये इसमें इसका स्पष्ट व्याख्या कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है दहेज की संपत्ति स्त्री के मृत्यु के बाद जो कि विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो गई है,
तब उसे किसे अंतरित होगी। ठीक है, अगर कोई स्त्री है, अगर उसकी विवाह के 7 वर्ष के अंदर अगर उसका जो है मृत्यु हो गया है, तो उसका जो संपत्ति होगा किसे दिया जाएगा। या तो पहला हो जाएगा या तो उसके माता पिता को दिया जाएगा, दूसरा यदि उसके पास कोई संतान है तो या उसे दिया जाएगा। पहली प्रायोरिटी उसके संतान को होगी, दूसरे पे उसके माता पिता को होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दो के दोनों जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगर यहाँ पर 7 वर्ष के अंदर अगर कोई स्त्री, विवाहित स्त्री का जो है मृत्यु हो जा रहा है, तो यहाँ पर उसकी संपत्ति का हकदार पहला उसका संतान होगा, दूसरा उसका माता पिता होगा। अगला है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन करता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन करता है। यहाँ पर अपराधों का जो संज्ञान करता है, ये प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा जो है इनका जो है संज्ञान लिया जाता है। और यहाँ पर ये अधिनियम धारा 7 के अंतर्गत ये लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक नवैयत निम्न में से क्या होगी। अगर दो व्यक्ति हैं, उनमें आपस में जो है दहेज लेने देने की सहमति करार हो गई है, तो जो है ये नवैयत निम्न में से क्या होगी इसमें हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। मतलब कि इस पर जो खुद से दोनों पक्षों में अगर शादी हो रही है, दोनों पक्षों में दहेज लेने देने का जो है सहमति बन गई है बिना किसी दबाव के, तो उस पर कोई धारा नहीं लगेगी। ये किसी भी प्रकार का अपराध नहीं माना जाएगा। अपराध तब माना जाता जब दहेज देने में कोई सक्षम नहीं है और अगला जो है दहेज देने के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा है लेने के लिए, तब जो है वहाँ पर वो अपराध माना जाता। अगर कोई अपने खुशी से दे रहा है तो वहाँ पर उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दहेज लेना एवं देना किस वित्त के अंतर्गत अपराध है। ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत ये अपराध है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दहेज अपराध धारा 304 का ख आईपीसी की धारा 304 ख की विवेचना किसके द्वारा की जाती है। दहेज अपराध आईपीसी की धारा 304 की विवेचना किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पर हो जाएगा, ये पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के द्वारा जो है इसकी विवेचना की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आईपीसी की धारा 304 ख में बताया गया, यानी कि 304 बी में बताया गया है कि इसकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है। किस में शामिल है? एक तो आर्थिक दुरुपयोग में शामिल हो जाएगा और दूसरा यौन दुरुपयोग में शामिल हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दो के दोनों में सही हो जाएगा। और ये धारा ये जो है घरेलू हिंसा से जो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम था, ये 2005 की धारा 3 में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, महिलाओं का जो है शारीरिक दुरुपयोग या लैंगिक दुरुपयोग या मौखिक और भावात्मक दुरुपयोग और या आर्थिक दुरुपयोग जो है इस धारा में शामिल है, धारा 3 में। ये कौन सा धारा में है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा में। ठीक है, तो इस धारा के अंतर्गत ये चीज़ें इसमें दिया भी है। तो ये देखिए 2005 की धारा 3 में परिभाषित घरेलू हिंसा महिलाओं का शारीरिक दुरुपयोग और लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक भावात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग। ठीक है, ये इतना इसमें बताया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था। कब अधिनियमित हुआ था? ये 13/9/2005 को ये अधिनियमित हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 तारीख 9वां महीना 2005 को ये अधिनियमित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये अधिनियमित हुआ था 13
9/2005 को ये अधिनियमित हुआ और 17 अक्टूबर 2006 से ये लागू भी हो गया था। तो अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? तो यहाँ पर कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? पहला तो हो जाएगा संरक्षण अधिकारी, और दूसरा हो जाएगा व्यथित महिला, और तीसरा हो जाएगा व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, यानी कि कोई अगर पीड़ित व्यक्ति है उसके ओर से कोई तीसरा पर्सन जो है उसकी बात को रख सकता है। तो यहाँ पर आपका 4 के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। और यह अधिनियम धारा 12 के 1 के अंतर्गत जो है बताया गया है, व्यथित व्यक्ति के या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है, इसके बारे में ये बताया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। पूछा है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। कौन बाध्य है? यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर जो है कोई भी जो है बाध्य हो जाएगा। यहाँ पर यही दिया है अधिसूचित, ये जो दिया है ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर, अगर पीड़ित व्यक्ति अनुरोध करता है तो वहाँ पर बाध्य हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण का अधिनियम जो धारा 6 है, इसके अनुसार ये बताया गया है, यदि कोई व्यथित यानी कि पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी अधिसूचित आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से उसको आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो आश्रय गृह का ऐसा भार साधक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आशय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में यही पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग का विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो यहाँ पर मानसिक दुरुपयोग जो है विभिन्न प्रकार की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया। इसमें यह भी बताया गया है कि इसकी धारा घरेलू हिंसा की महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में ये भी बताया गया है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग शामिल है, जबकि इसमें मानसिक दुरुपयोग शामिल नहीं है। धारा 3 के अंतर्गत इसमें मानसिक दुरुपयोग शामिल नहीं है, ठीक है। ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, धारा 3 के अंतर्गत इसमें जो है मानसिक दुरुपयोग शामिल नहीं है, जबकि कौन कौन सा शामिल है? शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग और मौखिक और भावात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग, ठीक है, ये शामिल है, जबकि मानसिक दुरुपयोग शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा। क्या अपराध होगा? संज्ञेय और गैर जमानती, ठीक है। 31(1) का जो अपराध होगा संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश परिवर्तनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश परिवर्तनीय होगा। तो ये आदेश जो परिवर्तनीय होगा, ये समस्त भारत में ये आदेश जो है परिवर्तनीय होगा, ना कि ये ज़िले में, ना कि ये राज्य में, ना कि ये जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त समस्त भारत में। अभी जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? ये धारा 3 में घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है। तो अभी ये हम ऊपर पढ़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम
2005 का विस्तार है। कहाँ विस्तार है? संपूर्ण भारत में 2005 का ये विस्तार है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया है? कौन सा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया है? तो यहाँ पर कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए कमीशन को बनाया गया था। कमीशन को बनाया किस कमीशन को बनाया गया था? तो ये वर्मा कमीशन को यहाँ पर बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्मा कमीशन को जो है बनाया गया था। तो यहाँ पर 16 दिसंबर 2013 को दिल्ली में बलात्कार की जो एक घटना हुई थी, तो उसके बाद न्यायमूर्ति JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति में जो है ये बताया गया था कि बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलना या उनमें संशोधन करना था, इसमें यही बताया गया था। और जो ये समिति थी, ये अपने रिपोर्ट में 29 दिनों में 630 पन्नों में पूरी करके जो है इसको सौंप दिया था। ठीक है, जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी मतलब वो होंगे, धाराएं होंगे, जो भी इसमें मतलब दंड लगेगा, ये जो है सिर्फ केवल मान लीजिए 1 महीने के अंदर ही इन्होंने अपना जो है जो देना था रिपोर्ट, वो 1 महीने के अंदर इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला है स्त्री का अशिष्ट रूपण यानी कि प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? ये अधिनियमित कब हुआ था? 23 दिसंबर 1986 को ये अधिनियमित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। स्त्री का अशिष्ट रूपण, फिर से वही पूछा है, अशिष्ट रूपण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1987 को ये लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ था, जबकि अधिनियमित जो हुआ था ये 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित किया गया था, यानी कि स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन जो है 2 अक्टूबर 1987 को ये लागू हो गया था। तो दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 24 है स्त्री के अशिष्ट रूपण से अभिप्राय है। यहाँ पर स्त्री के अशिष्ट रूपण से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा, स्त्री का ऐसा वर्णन जो दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक दूषण और नैतिकता को हानि पहुँचाता हो। और दूसरा है स्त्री के चरित्र को कलंकित करने वाली आकृति। और तीसरा है स्त्री के शरीर का ऐसी रीत से वर्णन जो उसके शिष्ट होने को कम करे। ठीक है, ये तीनों जो है ये अशिष्ट रूपण से अभिप्राय है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है कौन सी धारा स्त्री के अशिष्ट रूपण करने वाली विज्ञापनों पर रोक लगाती है? तो ये धारा यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धारा 3 जो है विज्ञापनों पर ये रोक लगाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। आज का क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस धारा में वर्णित है कि स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध है? यहाँ पर धारा 4 में ये बताया गया है, अगर कोई मतलब पुस्तक या पत्रिका या आदि का इन सबसे रिलेटेड जो प्रकाशन है तो इसका जो मतलब ये जो है इस पर जो प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिजन जो लगाया गया है ये धारा 4 में लगाया गया है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब अभद्र या आप जो स्त्री से मतलब जो महिलाओं के मान सम्मान को जो है ठेस पहुंचाता हो, चाहे वो पत्रिका हो या पुस्तक हो या डाक द्वारा भेजने वाला कोई भी मतलब सामान हो तो इसके जो है अपराध का वर्णन धारा 4 में किया गया है। तो धारा 4 में जो है यह भी बताया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक या पत्रिका या पेपर या स्लाइड या लेखन या फिल्म या रेखा चित्र, रंग चित्र, छाया चित्र या रूपण या चित्र जिसमें स्त्री का किसी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो
किया गया हो ना तो उत्पादित करेगा और ना ही उसे उत्पादित कराएगा, और ना उसे बेचेगा और ना ही उसे किराए पर देगा, ठीक है, और ना उसका कोई वितरण करेगा, ना उसका परिचालन करेगा और ना ही उसे डाक द्वारा भेजेगा। तो इसमें इतना बताया गया है धारा 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किन तथ्यों के संदर्भ में स्त्री अशिष्ट रूपण यानी कि प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उपबंध में लागू नहीं होंगे? क्वेश्चन नंबर 27 है। तो यहाँ पर पहला ये हो जाएगा लोकहित में ऐसा लेखन, लोकहित में ऐसा लेखन या रेखाचित्र या आकृति जो विज्ञान, साहित्य, कला के सामान्य प्रयोग या अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। और दूसरा है जो प्राचीन स्मारक या पुरातत्वीय स्थल पर या किसी मंदिर पर उत्कीर्ण रहा हो, ठीक है। एक तो ये दो हो गए। और तीसरा है ऐसी फिल्म जिस पर सिनेमोटोग्राफी अधिनियम 1952 के भाग 2 में उपबंध लागू किया गया है। यानी कि 3 चीज़ों में अगर ऐसा है तो इस पर जो है स्त्री अशिष्ट रूपण यानी कि प्रतिषेध अधिनियम धारा 1986 की धारा 4 लागू नहीं होंगे इतनी स्थितियों में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है ऐसी किसी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरण करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो वो अवैध है, ठीक है। ये पहला तो सही हो गया। और दूसरा है उपर्युक्त किसी भी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। तो ये भी अभी हम ऊपर पढ़े तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका P और Q दो के दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर P और Q दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में लिखा गया है प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति अधिनियम की किस धारा में दी गई है? यानी कि प्रवेश, यहाँ पर यही पूछा है प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति अधिनियम किस धारा में दी गई है? तो ये धारा 5 में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर धारा 5 में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी उन स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार का प्राधिकृत किया हो प्रवेश कर की तलाशी ले सकता है। यानी कि अगर कोई इस प्रकार के कृत किया है तो उसकी तलाशी वो ले सकता है, ठीक है। तो ये धारा 5 बताता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। जो कोई स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम की 1986 की धारा 3 व 4 का उल्लंघन करेगा वह दंडित होगा। कितने मतलब कैसे दंडित होगा? वो या तो 2 वर्ष का उसको कारावास से दंडित होगा और साथ ही साथ उसको 2000 रुपये तक के जुर्माना भी देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष तक के कारावास और 2000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित होगा, ठीक है। ये धारा 6 में बताया गया है, 6 में इसको बताया गया। तो चलिए दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल विधि का क्वेश्चन था। आज गला थोड़ा ख़राब हो जाने की वजह से थोड़ा आप लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, मतलब आपको पता भी लग रहा होगा कि आज हम सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे से हम ये अपनी भूल थोड़ा सा सुधार करेंगे, गले को सही करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।